अभी तो बच्चे आ रहे हैं. विल वेट फॉर स्टूडेंट टू कम. मोनिका मैम, स्क्रीन विजिबल है? बच्चों, आपको विजिबल है स्क्रीन? दिख रही है? यस सर। ठीक ठीक. हाँ जी सर, विजिबल है। ओके मैम, ओके, थैंक यू. शुरू कर दें बच्चों आज का टॉपिक? मेरे ख्याल में 6 बजे. ठीक है. यस सर। ओके. बेटा, आज का टॉपिक रहेगा आपका लिंकेज. लिंकेज क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, जो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, समझे बेटा, जो जीन आपके सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, है ना. वो क्या करते हैं, साथ में जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. और जो जीन जितना पास होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको दूर करने में. ठीक है. मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है. ठीक है, ये क्रोमोसोम. ठीक. अब इस क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स लोकेटेड हैं. जीन्स हमेशा लीनियरली लोकेटेड होंगे. ठीक है. अब एट द टाइम ऑफ मियोसिस क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा. ये सबको पता होगा. तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि पोर्शन एक्सचेंज होता है. मान लीजिए ये वाला पोर्शन एक्सचेंज हो गया दूसरे क्रोमोसोम के साथ. ठीक है. और उसका जो दूसरा क्रोमोसोम है उसका ये पोर्शन एक्सचेंज हो गया. ठीक है. तो ये जो स्टेप हुआ दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ये स्टेप कहलाया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब इस स्टेप में क्या होता है, जो जीन लिंक थे, जो जीन गए इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम में, जो सेपरेट नहीं हो पाए, उन जीन को हमने क्या कहा बच्चों, लिंक्ड जीन. ठीक है. उन जीन को हमने क्या कहा, लिंक जीन. तो ऐसे जीन जो कि इनहेरिट होते हैं आगे की जनरेशंस में, जो सेपरेट नहीं हो पाते, उन जीन्स को हम लोग कहेंगे लिंक्ड जीन्स. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. द जीन्स which are located on the same chromosomes and being inherited together is known as linked या जीन और जीन्स. ठीक है. अब ये जो लिंक जीन थे, इनहेरिट हुए, इनको हमने कहा लिंक जीन. और जो फिनोमेना है या फिर जो फिजिकल एसोसिएशन है बिटवीन द जीन्स, ये क्या कहलाएगा, लिंकेज.
तो अगला टर्म क्या हो हम समझ लेते हैं, लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन ऑन ए क्रोमोसोम, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लिंकेज। ये लिंकेज होने की वजह से ये जीन आपके शो नहीं करते, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? बच्चों यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। लिख लीजिए। लिंक्ड जीन ही बता रहा हूं, जो जीन बेटा आपस में इस तरीके से अरेंज हो कि उनको अलग करना मुश्किल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन। ठीक है? जब लिख लो बताना बेटा। लिख लिया? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा लिंकेज। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? देखिए, एक कॉम्बिनेशन है पेरेंट वन का, एक कॉम्बिनेशन है पेरेंट टू का। एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये आया, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम से जितना भी नया कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन। यानी कि कुल मिला के अगर इसको साफ लफ्जों में, आसान लफ्जों में समझा जाए, उसको हम लोग कहेंगे नॉन पेरेंटल, जो अपने पेरेंट जैसा नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ये कैसे बनेगा भाई, जब किसी जीन को सेपरेट होने की अनुमति होगी, आजादी होगी या पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, जनरेशन, जनरेट करना ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अगर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का बन रहा है कोई, फॉर एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं थोड़े जीन, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है, अगला है स्मॉल ए, ठीक है। अब यहां पर एक आया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी फ्रॉम द पेरेंट वन, एंड स्मॉल कॉम्बिनेशन आया है जीन का, दैट इज नॉन पेरेंटल। यहाँ पे नॉन पेरेंटल, पेरेंट पेरेंट जैसा नहीं है। अगर मान लीजिए इनसे दोनों बनने वाले प्रोजेनी कैसी आती, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, या फिर आती स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ये कैसे होगी, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है। पर अभी जो आया है आपके पास रिकम्बाइन होके आया है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से अलग हो, ऐसा कॉम्बिनेशन जो कैसा हो, पेरेंट से अलग हो, उसको आपको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? अभी और समझाऊंगा इसको। ये बताओ यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर है? और जहां अटके वही पूछ लो। हाँ बच्चों, क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। यस सर।
हर्षिता नहीं क्लियर हुआ? नो सर। चलिए, लिंकेज समझ में आया हर्षिता बेटे? यस सर। क्या होता है लिंकेज, थोड़ा समझाएंगी? मैं उसी आइडिया से बताऊंगा आपको। मैं बताऊं लिंकेज क्या होता है? हम बताएं? चलिए हम ही बताते हैं। देखें, जब कभी जीन आपके, देखिए कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा, जीन्स होंगे आपके, टोटल बॉडी में जीन्स होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम में जीन्स होंगे। जीन्स अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बने, चलो और आसान करता हूँ, ठीक है, एक सेट है जीन का, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है, एक सेट ही है जीन का। दूसरा सेट है स्मॉल 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 बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल, ठीक है। अब ये जो है, इनमें जो है, इन जीन्स में क्या पाई जा रही है? लिंकेज पाई जा रही है, यानी कि ये जीन्स सेपरेट नहीं हो सकते, इनमें कोई भी लिंकेज नहीं पाई जा रही, ये जीन सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर चांसेस क्या है कि आपको नया मिल जाएगा, ठीक। जब जीन सेपरेट हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नई वैरायटी बना सकता है, नए के साथ जुड़ सकता है। जब ये सेपरेट हो ही नहीं सकता तो नए जीन के साथ जुड़ेगा नहीं, तो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। जब नया कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब हुआ कि यहां पर लिंकेज कैसी है? हाई है। क्लियर हुई बात? थोड़ी बहुत क्लियर हुई यस सर। है ना? लिंकेज कहते किसे हैं, दोबारा से समझा देना क्योंकि टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिंकेज क्या कहते हैं? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, उतना ही कम क्या हो जाएगा बच्चों? लिंकेज। लिंकेज कम हो जाएगा। जितनी दूरी होगी उतनी आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो। बहुत ही लेमैन वाला एग्जांपल देने वाला हूं, साइंटिफिक नहीं दे रहा हूं। जब दूरियां होती सेपरेशन ज्यादा आसान हो जाता है, ऐसे याद रखो। हो जाता नहीं हो जाता सर आसान, ठीक है। जितने ज्यादा पास होंगे जीन, उतना ही उनका सेपरेशन मुश्किल। हमने इस चीज को यहां ऐसे समझना है, जितना ज्यादा जीन पास है उसमें उतनी ही ज्यादा क्या दिख रही है हमें? लिंकेज, ठीक है। जब सेपरेशन ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 4 रंग दे रहा हूं मैं आपको, इस 4 रंग से नया रंग बना दो। आप कह रहे हो सर ये 4 रंग अलग ही नहीं हो रहे। रंग क्या है मेरे? कलर्स क्या हो गए यहां पर? जीन, डिफरेंट। है ना? कलर मेरे जीन हो गए। अब मैं कह रहा हूं मैंने आपको 4 कलर दिए, ब्लू रेड जो भी कलर दिए, ठीक है, मैं उससे कह रहा हूं नया कलर बनाओ, ठीक है। आपने कहा सर ये जो कलर हैं ये आपस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इन्हें सेपरेट करना क्या हो रहा है बेटा? डिफिकल्ट। टफ हो रहा है ना? तो आपने कहा यहां पर ये कलर क्या शो कर रहा है? कलर मतलब जीन है, अभी लिंकेज शो कर रहा है। आपने कहा सर यहां पर इतना ज्यादा लिंकेज है कि मैं नया कोई कलर का क्या नहीं बना पा रहा हूं? कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा कि भाई जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम हमारे पास क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट, है ना? तो लिंकेज आपका डिपेंड किस पे कर रहा है ये समझो बेटा। डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है। जितना जीन में डिस्टेंस होगा उतना ही उनके बीच में, उन दो जीन के बीच में, उन दो जीन के बीच में लिंकेज कम होगा, और उतना आसानी से वहां पर क्या मिल जाएगा आपको? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? अब क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो गुड, ठीक है। अब जरा आगे सुने आप। मॉर्गन आए थे, T.H. मॉर्गन नाम था इनका, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। इनको क्या कहा था? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। अभी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे जेनेटिक्स के उसमें। इन्होंने पकड़ ली क्या? एक फ्रूट फ्लाई पकड़ ली जिसका नाम था ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर, ठीक है। अब इन्होंने उस पे क्या करे? सेवरल डाई
हाइब्रिड क्रॉस। क्या करें बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछूंगा। बताओ बेटा, व्हाट इज द? 9:3:1. शाबाश, 9:3:3:1। अब मुझे बताएं 9 कैसे थे वो, अगर येलो राउंड में देखा जाए तो 9 आपके भाई पेरेंट Round and yellow. राउंड एंड येलो पेरेंट 1 से मिल रहे थे। Yes. ठीक, एक ग्रीन एंड रिंकल था, ये किससे मिल रहा था? Parent two से। ये दोनों कैसे थे? Hybrid थे. हाइब्रिड थे, जिसको हमने क्या कहा? Recombinant. रिकॉम्बिनेंट का। अब जरा अगर आप यहां देखेंगे तो मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस करे, पर उनको कैसा रेशियो नहीं दिखा? 9:3:3:1। उनको इंस्टेड रेशियो क्या दिखा? 7:1:1:7। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडल को क्या ज्यादा मिले? पेरेंट 1 और पेरेंट 2, यानी कि रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कम था. कम था। अब मेंडल परेशान की क्या वजह हो सकती है? ठीक है, तो मॉर्गन, हम मेंडल कह रहे हैं, मॉर्गन को आपको रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कम मिला। तो मॉर्गन ने क्या देखा कि भाई कुछ जीन्स जो हैं वो क्या हैं? क्लोजली प्लेस्ड हैं, जो क्या हो रहे हैं? सेपरेट नहीं हो रहा. नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तब ये टर्म जो दिया, किसने दिया? मॉर्गन ने। क्या कहा कि भाई ये जो है ये क्या शो कर रहे हैं? लिंकेज शो कर रहे हैं, इस वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा नहीं मिल रहा है। हमारे पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों सबको ये कि भाई, Yes. Yes, sir. है ना, कि भाई ड्रोसोफिला पे करा। अब आगे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उन्होंने करा क्या और कितना परसेंट उनके पास रिकॉम्बिनेंट आया था और कितना परसेंट फिर। लिख लो बेटा ये। सिमरन डन? ओके, हो गया बाकी बच्चों का? चलिए, अब इनका देखते हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे? मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट करा? देखो, उन्होंने ड्रोसोफिला ली थी, है ना। अब उनमें उन्होंने कहा सब नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ कौन से ट्रेड देखूंगा जो कैसे होंगे? सेक्स लिंक जीन के होंगे। क्या देखा ना? सेक्स लिंक जीन्स के। अब उन्होंने दो क्रॉस लिए, एक क्रॉस 1, एक आपका दूसरा क्रॉस 2। क्रॉस 1 में क्या लिया? उन्होंने ली येलो बॉडीड, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट तो याद होना चाहिए। येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल क्रॉस्ड विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। ठीक है, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल के साथ क्रॉस करा, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल, मेल को, इन दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस 2 में क्या हुआ? दो क्रॉस करे थे बेटा इन्होंने। क्रॉस 2 में इन्होंने क्या करा? वाइट, अभी एक मिनट, वाइट आइड मिनिएचर विंग, छोटे विंग को क्रॉस कराया रेड आइड लार्ज
विंग। ठीक है, तो ब्राउन येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस कराया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ, और व्हाइट आइड मिनिएचर विंग की वैरायटी को क्रॉस कराया रेड आइड लार्ज विंग के साथ। ठीक है, तो ये इनके क्रॉस के मटेरियल थे। ठीक है, अब जो भी वैरायटी आई, ठीक है, इनकी जो F1 प्रोजेनी आई उनको क्या कराया, इंटरक्रॉस्ड। इनकी जो F1 प्रोजेनी आई इनको क्या कराया बेटा, इंटरक्रॉस्ड। अब क्या देखें इनको रिजल्ट। ठीक, पहले क्रॉस में, क्रॉस 1 में जो आपको याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन दिखा 1.3%। कितना दिखा बेटा, 1.3%। ठीक, दूसरे क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन दिखा 37.2%। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि येलो बॉडीड व्हाइट आइड जो है टाइटली लिंक्ड है। ठीक है, व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीड आर टाइटली लिंक्ड। कैसे हैं बेटा, टाइटली लिंक्ड। तो इन्होंने क्या दिखाया, एक 1.3%, और जो जीन ऑफ व्हाइट आई और मिनिएच्योर विंग था, ये कैसे थे, एज कंपेयर टू अबव लूजली लिंक थे। इसलिए यहां पर क्या आई, रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज्यादा आई। समझे बेटा, यस सर। यस सर। ये पॉइंट समझ में आया भाई। जो जीन जितना ज्यादा लिंक्ड होगा उसमें उतने कम आपको रिकॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। इसको आप याद रखेंगे कि क्या क्या था। ठीक है, पहले ये वाला लिख लें। बच्चों बाकी लोग भी लिख लो। ओके ठीक है, अगला पेज मूव कर रहा हूं मैं। लिख लिया बच्चा, चलिए ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, लिंकेज। ओके सुजल, ग्रुप। ठीक है, जितने भी जीन्स आपके एक क्रोमोसोम पे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जो भी जीनोम आ रहा है उसको क्या बोल
लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, और इस पे जीन अरेंज है। ये जितना भी पेयर ऑफ, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, हम लिंकेज ग्रुप क्या कर देंगे, पेयर में नहीं गिनेंगे, हम कितने सिंगल में गिनेंगे, हैप्लॉइड करने 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम है तो बैक्टीरिया का लिंकेज ग्रुप क्या हो गया, एक। किसी में और जितने भी क्रोमोसोम होंगे, जैसे आपके पी प्लांट में जितने क्रोमोसोम है कितने, 7 पेयर, तो इसमें लिंकेज ग्रुप कितने हुए, 7 हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द लिंकेज ग्रुप, ऐसे आप ध्यान रखें। ठीक है, present on the same chromosome make the linkage group। ठीक है बेटा, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जितने भी जीन्स आपके किसी भी क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो आपका लिंकेज ग्रुप रहेगा। मगर हम पेयर में नहीं लेते हैं, हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन लेंगे। लिख लीजिए इसको। हो गया बच्चे? ठीक है, आगे देखें। अगला है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, देखिए दो तरीके का अरेंजमेंट मिलता है हमें लिंक्ड जीन का। ठीक है, या तो हमें सिस मिलेगा या फिर मिलेगा हमें ट्रांस। ठीक है, सिस मिलेगा या फिर हमें मिलेगा ट्रांस। अब सिस कंडीशन में क्या होगा बेटा, बना लेते हैं क्रोमोसोम तो आसानी समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए क्रोमोसोम ये है, एक पूरा पेयर ये हो गया। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए यहां पर है और कैपिटल बी यहां पर है इस क्रोमोसोम, स्मॉल ए यहां पर है, स्मॉल बी यहां पर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि होमोजाइगस जो कंडीशन है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ऐसा कंडीशन क्या कहलाएगा, सिस। अगर दूसरा बना ले रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, इस तरीके से अगर जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम्स पे तो ये क्या कहलाती है, ट्रांस लिंकेज। ओके, अगली चीज टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के टाइप क्या हो सकते हैं, दो तरीके से लिंकेज मिल सकती है, या तो लिंकेज कंप्लीट होगी या फिर लिंकेज इनकम्प्लीट होगी, है ना। या लिंकेज कैसे मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी या फिर इनकम्प्लीट मिलेंगी। ठीक है, अब कंप्लीट अगर लिंकेज है तो आपको सिंपल सी बात है 0% क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो आपके पास चांसेस क्या है, अप टू 50% रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये दो तरीके के लिंकेज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, गुड। sir. ठीक है, ठीक है बेटा। Yes.
सबने लिख लिया बेटा? ठीक है, आगे देखें। अगला है बेटा लिंकेज मैप। लिंकेज मैप कह लो या क्रोमोसोम मैप कह लो, मतलब जो लीनियर अरेंजमेंट है जीन का क्रोमोसोम पे और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उसको देखते हुए जो मैप बनाया जाता है वो आपका कहलाता है लिंकेज मैप। ठीक है बेटा, कि कितना डिस्टेंस है उससे एक मैप प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम का या जीन के बीच में डिस्टेंस पता लगता है कितना कितना है, उससे हम लोग बनाते हैं एक मैप जिसको आप लोग कहते हैं लिंकेज मैप। पहला लिंकेज मैप बनाया था ड्रोसोफिला का एलेक्स स्टर्टवेंट ने और मॉर्गन ने मिलके। लिंकेज मैप क्या हो गया? A linkage map or chromosomal map is a linear representation of sequence and distance of various genes on a chromosome। इससे हमें जो मैप बन के आया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिंकेज मैप। ठीक है, फर्स्ट लिंकेज मैप वाज मेड बाय, पहला जो लिंकेज मैप बनाया था वो बनाया था फर्स्ट लिंकेज मैप बाय एलेक्स स्टर्टवेंट। ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे और साथ में कौन थे? उनके साथ मॉर्गन थे। किस पे काम करा था इन्होंने? सबको पता है, ड्रोसोफिला पे। ठीक है, ड्रोसोफिला पे। क्या बेसिस क्या थे कंस्ट्रक्शन के कि कैसे बनाया जाएगा? बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये मैप बनेगा कैसे, उसका क्या बेस था? देखिए पहला बेस जो था वो था डिस्टेंस। ठीक है, कि सॉरी अरेंजमेंट, कि जितना भी जीन अरेंज है वो कैसा अरेंज है? लीनियर अरेंज है। ठीक है, कैसा अरेंज है? लीनियर। पहला जो बेस था दैट इज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जीन्स आर लोकेटेड linearly on the क्रोमोसोम। किस पे? क्रोमोसोम पे लीनियरली अरेंज है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की is directly proportional to the physical distance between the two। ठीक है, लास्ट लाइन समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई लास्ट लाइन, थोड़ी कॉम्प्लिकेट हुई क्या? यस सर। है ना? मैं समझ, कोई बात नहीं, ये लिखे, मैं अभी समझाता हूँ, आप लिखिए जरा, बस लिख के बाद मुझे मैसेज कर देना। लिख दिया सबने? चलिए वेरी गुड, आगे देखें। सुनिए, ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही सबको? देखो बेटा, मैंने लास्ट लाइन लिखी, गुड, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बेटा? आपने मियोसिस पढ़ा होगा, याद है? पढ़ा? मियोसिस पढ़ा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता है कि एक्सचेंज मटेरियल होता है जिससे कि हमारे रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, उसी से वेरिएशन आता है। यही चीज हमने
क्लास 11th में पढ़ी थी, है ना। अब यस सर। ये कह रहा है भाई क्रॉसिंग ओवर और जो रिकॉम्बिनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे कि जीन के बीच में कितना डिस्टेंस। मान लीजिए अगर कोई ये दो जीन्स यहां लोकेटेड है, एक जीन्स यहां लोकेटेड है, दूसरा जीन यहां लोकेटेड है, ठीक है, और तीसरा जीन यहां लोकेटेड है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ दिस और दिस सेग्रीगेशन इज लो, यस और नो, बट दिस एंड दिस इज हाई। ये पॉइंट क्लियर हुआ। Yes, sir. So when the chances of segregation of A and B and is low, but the A and C is high, so we can get less recombination between A and B, but more recombination between A and C. So you can see, मैं ज्यादा इंग्लिश हो गया, आप देख सकते हैं कि A और B के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। A और C के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Distance between. जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे जीन के बीच का उतना ज्यादा आपको क्या मिलता रहेगा, रिकॉम्बिनेशन। अभी पॉइंट क्लियर हुआ लास्ट वाला, Yes, sir. यस सर। है ना। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, इसका मतलब हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, आप सीधे बता दो कि सर यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर क्या है, लिंकेज। लिंकेज है। लिंकेज में समझ जाऊंगा कि डिस्टेंस कम है। कम है। क्लियर हो गई बात, यस सर। ठीक है। अब इन डिस्टेंस को नापा किसमें जाए, इनका नाम रखा गया मॉर्गन के नाम पे। इनको वैसे कहा गया ये मैप यूनिट्स हैं। क्या है बेटा, ये मैप यूनिट्स, ठीक है। किसी में 100 का डिस्टेंस था, उसको कहा गया सेंटीमॉर्गन, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। या फिर कहते 100% क्रॉसिंग ओवर मिल गया, उसको क्या कहा गया, यहां पर क्या दिख गया आपको, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। नहीं बेटा, उसको कहा गया मॉर्गन, ना कि सेंटीमॉर्गन, सॉरी, उसको कहा गया बेटा मॉर्गन। अगर 100% क्रॉसिंग ओवर मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मॉर्गन। अगर 10% अगर क्रॉसिंग मिलता है तो उसे कहेंगे डेसी मॉर्गन, ठीक है। एक मैप यूनिट अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं वन मैप यूनिट, यानी कि 1 का डिस्टेंस है तो हम उसे कहेंगे 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू सेंटीमॉर्गन। क्लियर, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया बेटा सबने, चलिए देखिए मैं आपको अब क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। मैं जो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं आपसे, मुड़ जा अगले पेज पे। ओके, नो इशू। चलिए क्वेश्चन है बेटा, 3 genes small a, small b and small c showing क्रॉसिंग ओवर। क्या शो कर रहे हैं बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर 20% between
A and B, comma 28% between B and C, and 8% between A and C. ठीक है? Sequence of gene will be क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं. ऑप्शन ए BAC, ऑप्शन बी ABC, एंड ऑप्शन सी ACB, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ठीक है? तो ये आपके ऑप्शन आ रहे हैं. पोल आपको दिख गया है? मैं पहले पूछ लूं, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? यस सर। टाइम ले लिए, आप आराम से करिए. नहीं समझ में आएगा मैं बैठा हूं. ठीक है बच्चों? हाँ साहित्य बेटा, कोई दिक्कत आ रही है? ये सर ये मतलब सीक्वेंस ऑफ जीन का क्या मतलब है सर? जीन्स कैसे अरेंज होंगे क्रोमोसोम पे बेटा? कि ए कहाँ होगा, पहले ए आएगा. मैं इसको कॉमा हटा दे रहा हूँ, आप कॉमा की वजह से और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. ये अरेंजमेंट ये है, ये है. पहले बी आएगा, ए बीच में आएगा, सी बाद में आएगा. लीनियरली अरेंज होगा, ये तो सबको पता है. ठीक है? पहले कौन सा जीन आएगा और आखिर में कौन सा जीन होगा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है. ठीक है बेटा? ओके सर. सर क्वेश्चन रिपीट करना. देखो मैं समझा रहा हूँ. 3 जीन है ABC. ठीक है? कितनी बात समझ में आई? उनमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है कि इन जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर्स देखने को मिल जाएगा. 20% हमें मिल रहा है ए और बी के बीच में. यानी कि अगर हम यहां पर इस तरीके से क्रोमोसोम बनाए, ठीक है, ये है, यहां हमें 3 जीन प्लेस करना है. ठीक है? ग्रीन वाला हम ए मान ले रहे हैं. ठीक है? यहां रख ले रहे हैं. यहां पर रखें, ग्रीन ए है, रेड बी है, और पिंक आपका सी है. ठीक है? इन 3 जीन में डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर दे रखा है 20%. आपको क्या करना है, इन 3 जीन को क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे यहां पर सीक्वेंस करना है. मेरे पास चॉइस 1 भी आई है, चॉइस 2 भी आई, चॉइस 3 भी, चॉइस 4 भी. ठीक है? वोट करना है ऋषि बेटा, मैसेज नहीं करना है. अभी 10 बच्चे और रह गए, करो बेटा.
हाँ बेटा, बाकी बच्चों भी दो। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। 71 स्टूडेंट्स का आ गया, अप्रोक्सीमेटली 48% मेरे पास आंसर करेक्ट आ चुके हैं। 20% बी लगाया है, सी लगाया, और कुछ बच्चों ने नन ऑफ दीज भी लगाया। ओके ग्रेट, एंड कर रहा हूँ पोल। ठीक है, रिजल्ट देखिए बेटा आपको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा इसका आंसर देखें आप। Yes, sir. सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस किस के बीच में? B and C. B and बी एंड सी के बीच में, यानी कि इसको अगर बी माना जाए, ग्रीन रेड वाले को बी और सी, इनके बीच में कितना है? 28। तो अगर ये पूरा बनाया है तो ये कितना हो गया? 28। यहाँ कर दो बी, यहाँ कर दो सी। ठीक है, ये समझ में आया? 28%। ये तो अब सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में है? AC. ए के, और एक और सी के। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए और सी कितना हो गया? 8%। यहां से यहां तक ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 20%। थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. करेक्ट आंसर क्या होगा? A. बी ए सी। कोई इशू है ना? ये इस तरीके से अभी हो गया ना सबका? सबको क्लियर हो गया ना पॉइंट? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे समझते हैं अगला पॉइंट। है बेटा? कुछ बोला आपने बच्चे, मुझे सुनाई नहीं आया, दोबारा बोले। मैं इसको रिपीट कर दूं? मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। देखो, 3 जीन है ए बी सी, इनमें डिस्टेंस दिखा है ना? 3 जीन्स हैं आपके ए बी सी, इनमें क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है 20% का। ठीक है, मैंने पहले बताया क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि 20% का क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? 20 उनमें क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या हो गया उसका? डिस्टेंस। अगर कहीं 28% है, इसका मतलब 28 उसका डिस्टेंस है। अगर कहीं 8% क्रॉसिंग ओवर है, उतना ही उसका डिस्टेंस है। अगर आप ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखेंगे तो कितना परसेंट आया था? 8%। यानी कि सबसे पास कौन से मिलेंगे जीन? ए और सी, क्योंकि इनमें डिस्टेंस सबसे कम है। बी और सी के बीच में देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कितना है? 28%। यानी कि सबसे दूर कौन से मिलेंगे आपको? बी और सी। ऑटोमेटिकली आपका देन आपका आ जाएगा बी और ए, इन दोनों के बीच में कितना है? 20%। तो लोकेशन आपकी आ जाएगी बी ए सी, या सीक्वेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ए सी। क्लियर? अभी क्लियर हुआ गौरव? ठीक, ठीक है बच्चे, चलें आगे देखें, टॉपिक देखें अगला। देखो बेटा, अगला हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन। ठीक है, व्हाट इज म्यूटेशन? कोई भी डीएनए में चेंज आए, ठीक है, किसमें चेंज आए बेटा? डीएनए में। एनी अल्टरेशन इन डीएनए, ये क्या कहलाएगा बच्चों? म्यूटेशन कहलाएगा। कॉज क्या हो सकते हैं? दैट कुड बी केमिकल, फिजिकल, और तीसरा बायोलॉजिकल। अगर इन तीनों कॉज की वजह में से किसी भी एक वजह से डीएनए का सीक्वेंस कैसा हो रहा है बच्चे? चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है डीएनए में बेटा? म्यूटेशन आ रहा है। ये बात समझ में आई कि डीएनए में क्या आएगा? म्यूटेशन। जैसे केमिकल है आपका, केमिकल में मान लीजिए कोई निकोटीन ले रहा है, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड है, ठीक, एक्रिलिन डाई है, तो इन सब की वजह से क्या आता है? डीएनए में चेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी भी जगह है, वो आपका क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। ठीक है,
फिजिकल यानी कि एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन। बायोलॉजिकल ऑन्कोजीन्स हैं, ये भी क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये भी क्या कॉज करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो कोई भी ऐसा चेंज डीएनए में आएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, कोई भी चेंज आपके डीएनए में आए जो कि हार्मफुल है या यूजफुल है, वो बात की बात है, वो आपका क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। और जो म्यूटेशन कॉज करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस। ठीक है बेटा, म्यूटेशन कॉज करने वाले म्यूटाजन, और म्यूटेशन आना, कोई भी अल्टरेशन आना डीएनए में, वो क्या कहलाता है बेटा, म्यूटेशन। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखिए इसको। लिख लिया बेटा सबने? मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन कैसे होते हैं बच्चों, सडन होते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। ठीक है, आगे लिखा रहा हूं बेटा मैं अब। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देखो बच्चों, दो तरीके के म्यूटेशन होते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड जो है। एक तो आपका क्या हो गया, क्रोमोसोमल, ठीक है। दूसरा आपका हो गया न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक म्यूटेशन। या फिर मैं ऐसा कहूं, क्रोमोसोमल में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं इसको। एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल में किस तरीके से म्यूटेशन आ सकता है, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोमल में म्यूटेशन आ सकता है या तो उसकी क्रोमोसोम की क्या बिगड़ जाए, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्रोमोसोम की क्या बिगड़ जाए, बदल जाए, मॉर्फोलॉजी। या फिर क्रोमोसोम का क्या बदल जाए, नंबर। तो जब मॉर्फोलॉजी बिगड़ेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, और जब नंबर कम या ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल म्यूटेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में एक तो हो गया क्रोमोसोमल, और दूसरा जो म्यूटेशन आएगा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में, वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, जीन म्यूटेशन में। अगर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं वहां पर म्यूटेशन आ रहा है, वो आपका जीन म्यूटेशन कहलाएगा। पहला म्यूटेशन हमने किसमें काउंट करा, क्रोमोसोम में। अगर क्रोमोसोम के डिलीट हो रहा है, उसके डुप्लीकेट हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें मॉर्फोलॉजी हो रही है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो किस में चला जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल में। अगर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ रहे हैं, मोनोसोमी हो रहा है, ट्राइसोमी हो रहा है, नलीसोमी हो रहा है, टेट्रासोमी हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी हो रही है, ये सब किस में चली जाएगी बच्चों, न्यूमेरिकल म्यूटेशन में। अगर जीन के अंदर म्यूटेशन आपका पाया जाता है, जैसे पॉइंट म्यूटेशन हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, और आपका इन्वर्जन हो गया, तो ये सब के सब किस में चले जाएंगे, जीन म्यूटेशन में। तो हमें दो तरीके के म्यूटेशन समझ में आए बच्चों, दो तरीके के म्यूटेशन Yes, है, sir. एक क्रोमोसोमल sir. और दूसरा Gene mutation. Gene mutation. जीन म्यूटेशन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए Yes, Yes, sir. sir. लिखो फटाफट, फिर आगे जल्दी 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 पढ़ाऊं मैं इसको। ओके, क्योंकि म्यूटेशन हम अगले अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। बस तुम्हें जो मेन है इस चैप्टर के लिए, न्यूमेरिकल म्यूटेशन थोड़ा सा मैं
समझा दूंगा। बाकी का म्यूटेशन का चैप्टर तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं बेटा न्यूमेरिकल म्यूटेशन। ठीक है। अब न्यूमेरिकल म्यूटेशन भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक है यूप्लॉइडी, दूसरा हम लोग उसे कैटेगराइज करते हैं एन्यूप्लॉइडी में। ध्यान से सुनो, दोनों में आपके जो न्यूमेरिकल म्यूटेशन है, चाहे यूप्लॉइडी हो चाहे एन्यूप्लॉइडी हो, उसमें क्या होगा बच्चे कि नंबर क्रोमोसोम के बढ़ेंगे या घटेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? मैंने अनम्यूट करा इसको समझाने के लिए। आप Yes, sir. अब यूपोलॉइडी और एन्यूपोलॉइडी में क्या फर्क है? देखो, अगर पूरा सेट, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे किसी में हैप्लॉइड होता है, किसी में डिप्लॉइड होता है, जैसे हमारा सेक्स सेल है, इनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, ये पता है ना? Yes, sir. अब कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे एल्गी की बात करूं, हैप्लॉइड बॉडी है उसकी बेचारे की। अब यूपोलॉइडी में क्या होगा? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होंगे। क्लियर? क्या चेंज होंगे बेटा? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर वन सेट क्रोमोसोम का चेंज हो रहा है तो ये जो पोलॉइडी हुई ये कहलाएगी आपकी हैप्लॉइडी। ठीक है। 2 सेट क्रोमोसोम के चेंज हो गए तो ये कहलाएगी बेटा आपकी Yes, sir. डिप्लॉइडी। मोर देन 2 अगर चेंज होंगे तो वो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है बच्चे। तो ये Yes, सेट पे डिपेंड करता है कि यूप्लॉइडी, आपका एक सेट क्रोमोसोम का चेंज हुआ, बदल गया भाई, है ना, ये ऐड हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? हैप्लॉइडी हो गई। यहाँ पे 2 सेट तो डिप्लॉइडी, 3 सेट तो पॉलीप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? +1 और -1 भी हो सकता है, या फिर +1 और +2 और -2 भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें क्रोमोसोम 1 बढ़ भी सकता है, 1 घट भी सकता है, क्रोमोसोम 2 बढ़ भी सकते हैं और 2 घट भी सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. रिपीट कर दो। Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं समझ में आया ना तो पूछ लो मुझसे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी Yes, sir. ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? 46 क्रोमोसोम। ठीक है। अब इसमें -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। हमारे पास 4 कंडीशंस मिल जाती हैं। किस केस में? एन्यूप्लॉइडी। Uniploidy. ठीक है। अब जरा कंडीशन देख लेते हैं +1 और माइनस। पहले प्लस की देख लेते हैं। अगर प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा। चलिए पहले हम कर लेते हैं प्लस। पहला कंडीशन हम लिखेंगे ट्राइसोमी, यानी कि क्या हो गया? +1। दूसरा टेट्रासोमी, यहां पर क्या हो गया? +2। यानी कि ट्राइसोमी के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। टेट्रासोमी के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 48। अब मान लीजिए क्या हो गई कि अगला कंडीशन आया माइनस का। ठीक है। माइनस कंडीशन में पहला मोनोसोमी, यानी कि -1। ठीक है। यहां पर क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 46 - 1 = 45। अब नल्लीजोमी, यहां पर क्या हो जाएगा? -2। इसमें क्या होगा? 46 - 2 244. 44। तो ये 4 कंडीशन आ सकती हैं आपके पास। जैसे हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी पढ़ेंगे। ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ 21 याद आ रहा है? Yes, sir. वहां पर क्या होता Yes, है? एक क्रोमोसोम ऐड होता है। ठीक है। क्लियर बात बेटा? तो Yes, ट्राइसोमी कब कहोगे? जब क्रोमोसोम ऐड हुआ। मोनोसोमी कब कहोगे? जब क्रोमोसोम एक
लेस हो लेस हो गया। टेट्रासोमी तब कहोगे जब दो क्रोमोसोम ऐड हो। ऐड हो नलीसोमी कब कहोगे जब दो क्रोमोसोम आपके। लेस वेरी गुड, लिख लो बच्चों, लिख लिया। बाकी बच्चे भी लिख लें। ठीक है, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया बेटा? कुछ पूछना है इसमें न्यूमेरिकल म्यूटेशन में? नो सर। नो No, सर। sir. ओके, नो सर चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2 is pleiotropic effect is found in pleiotropic effect किसमें मिलता है? ऑप्शन ए ह्यूमन स्किन कलर, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस में, ऑप्शन सी हीमोफीलिया में, ऑप्शन डी सिकल सेल अनीमिया में। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर चलिए आराम से पढ़िए, समझिए प्लियोट्रॉपी होता क्या है, फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। हो गया बेटा? सबने कर दिया? यस सर नहीं, अभी तो 60 लोगों ने करा है, 73 74 बच्चे हैं। करिए बेटा।
चलिए मैं एंड कर रहा हूँ। 67 बच्चों का मेरे पास आंसर आ गया, बाकी बच्चे कोई बात नहीं, रिजल्ट शेयर कर दे रहा हूं मैं। देखो बच्चों, 52% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया सिकल सेल एनीमिया, जो कि अच्छी बात है भाई, करेक्ट ज्यादा है हमारे पास। चॉइस 3 हीमोफीलिया गलत है बेटा, और चॉइस 2 भी गलत है। बेटा प्लेयोट्रॉपी क्या होता है? प्लेयोट्रॉपी, हाँ, Multiple effects of a gene. यस, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ जीन। जब मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं जीन के, उसको हम लोग प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट में काउंट करते हैं। परफेक्ट एग्जांपल क्या है उसका? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर बेटा इतनी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ा दें आपको। ठीक है बच्चों, अब ये आपका लास्ट टॉपिक मैं आज का पढ़ा रहा हूं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो बच जाएगा वो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी के भी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम। उनके पास क्रोमोसोम कौन से हैं, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम हम चेक करते हैं वो है आपके एलोसोम, ना कि ऑटोसोम। देखो ऑर्गेनिज्म में, इसको देख इस तरह लिखते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स sex are determined by chromosomes, जिनको हम लोग कहते हैं बेटा एलोसोम्स। ठीक है, एंड दीज इंक्लूड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इनके अलावा जो भी क्रोमोसोम होते हैं अदर देन दैट आर नोन एज ऑटोसोम्स। उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। इनके अलावा जो भी क्रोमोसोम बोले जाएंगे वो ऑटोसोम बोले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे। हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट पे स्टडी कर रहे थे। वो किस पे स्टडी कर रहे थे? स्टडीइंग स्पर्मेटोजेनेसिस ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट पर स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते टाइम उन्होंने ऑब्जर्व करा दैट 50% of the sperm receive a structure। एक स्ट्रक्चर 50% स्पर्म में आया और 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर नहीं आया, एंड 50% sperm did not receive that structure। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर का हैंकिंग ने नाम रखा। मान लो कि उन्होंने स्पर्म देखे, है ना, स्पर्म देखे, उसमें देखा यार इसमें तो स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक जो दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा, तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम दिया, द स्ट्रक्चर वाज नेम्ड एक्स बॉडी। ठीक है, अब जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? नाउ इट इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम। अब क्या कहते हैं हम उसको? एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे हैंकिंग 1891 में? स्पर्मेटोजेनेसिस समझ रहे थे इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट की। ठीक है, और
सारे अनचेक की देख रहे थे, मगर उनको मेल में दिखा कि मेल में हमें 50% स्पर्म में तो एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, 50% में नहीं दिख रहा। उन्होंने नहीं समझ में आई उस टाइम बात, उन्होंने कहा भाई मैंने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी, जो मुझे 50% स्पर्म में दिखी थी, 50% स्पर्म में नहीं दिखी थी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? हाँ बच्चों, Yes, sir. है ना? sir. बाद में जाके लोगों ने उसको देख के बोल दिया कि भाई ये एक्स बॉडी है, ठीक है, मगर वो एक्स क्रोमोसोम है, पहले क्या नाम दिया था उसके, एक्स बॉडी दिया था। ठीक, चलिए ये आपके बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलो, आगे का टॉपिक लेंदी है, आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज कर दे कि सर ये समझा दें। हाँ बच्चों, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी अभी होगी, ठीक है, ज्वाइन रहिएगा। को होस्ट कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। Very good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Good evening.